वित्त मंत्री ने दी बैंकों को नसीहत, कहा आरबीआई भी दे चुका है बैंकों को सलाह, सोने की सिक्के बेचना करे बंद। लोग क्यों हो रहे हैं बेकरार सोने को लेकर, समझ नहीं आता, बोले चिदम्बरम। नमस्कार, जी बिजनेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। बड़ा मुद्दा आज की डेट के अंदर यह है, क्या नरेंद्र मोदी का उदय अब हो चुका है? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, तो क्या अब है नरेंद्र मोदी की बारी? क्या आम चुनावों में नरेंद्र मोदी बीजेपी का पोस्टर बॉय बन जाएंगे? क्या मझधार में फंसी बीजेपी के नैया के मोदी होंगे खेवनहार? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब इस हफ्ते अंत में होने वाली गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दे देगी। लेकिन जी बिजनेस सवाल खड़ा कर रहा है, क्या मोदी का हो चुका है पूर्णता उदय? इज मोदी राइजिंग? उपचुनावों में मिली जीत से नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया है। दिसंबर में गुजरात फतेह के बाद से ही नरेंद्र मोदी की नजर दिल्ली के तख्तो-ताज पर टिकी है। मिशन दिल्ली पर निकले मोदी ने फिक्की के मंच से गुजरात की गौरव गाथा का जमकर बखान किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी के जोरदार अभिवादन से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का संकेत भी मिल गया। गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं और वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सारे अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मोदी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में जगह मिली। मोदी के करीबी अमित शाह को उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान दी गई। मोदी खेमे की स्मृति ईरानी पार्टी की उपाध्यक्ष बन गई। सूत्रों की माने तो मोदी को गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आम चुनावों की कमान दी जा सकती है। लेकिन सब कुछ मोदी के फेवर में हो ऐसा भी नहीं है। कभी पार्टी के लौह पुरुष के जज्बात जोर मारने लगते हैं, तो कभी एनडीए की सहयोगी जेडीयू मोर्चा खोल देती है। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो संघ के दबाव के आगे आडवाणी घुटने टेक चुके हैं। उपचुनाव में आरजेडी के हाथों सीट गंवा चुके नीतीश की अकड़ भी ढीली पड़ती दिख रही है। हमारा कायम गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? इस उपचुनाव में भी गठबंधन के लोगों ने काम किया है, हमने तो देखा है, और जिस तरह से सब लोगों ने मेहनत की। लेकिन एक चुनाव को अपने विरोधी से उस सीट को हम अपने हाथ में नहीं ले पाए, इसके लिए कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। नजरें अब 8 जून की गोवा कार्यकारिणी पर हैं, जब आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की भूमिका और जिम्मेदारी और साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल है, क्या मोदी का उदय हो चुका है? इज मोदी राइजिंग? और इस बड़ी बहस में जी बिजनेस पर बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूएसए से, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पुणंजय गुहा ठाकुर मौजूद है, पॉलिटिकल कमेंटेटर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी अपना व्यू देने के लिए जुड़ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी आप सबसे दूर से हमारे साथ जुड़े, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछते हैं, क्या नरेंद्र मोदी का उदय हो चुका है? और जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर ठंडे पड़े हैं, हम माने एनडीए भी अब मान रहा है कि नरेंद्र मोदी ही पार लगाएंगे नैया। अब हम एनडीए के मेंबर हैं और तय करना है बीजेपी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उदय हो गया ये कहना थोड़ा विलंब हो गया आपके तरफ से, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही उदय हो गए जब उन्होंने गुजरात को बार बार जीता और वहां की डेवलपमेंट की।
तो इसीलिए नरेंद्र मोदी के क्षमता के बारे, उसकी काबिलियत के बारे कभी किसी को संदेह नहीं था। अब आप जबरदस्ती कह रहे हो कि अभी अनाउंस करो, नहीं हो रहा है, ये तो आपका टाइम टेबल है। बट जी मैं आपको कहीं हमने नहीं बोला कि आप अभी अनाउंस करिए, कहीं हमने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी का अनाउंसमेंट आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए या अगले 15 दिनों में होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सोर्सेज से लगातार खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में पतवार देकर बीजेपी और एनडीए चाहता है कि नैया को पार लगा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी उसमें कामयाब हो पाएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी, स्ट्रेट क्वेश्चन। उनके बारे मुझे कोई संदेह नहीं है कि उनको भागदौड़ संभालेंगे तो निश्चित तौर पर एक भारत को नया दिशा देंगे। इसके माने ये नहीं कि मैं किसी और को कम कर रहा हूं, लेकिन भाग्य में ऐसा होता है, प्रारब्ध में ऐसा होता है कि कोई सबसे आगे आ जाते हैं। उसमें नरेंद्र मोदी आज आगे आ गए, सबकी जबान पर ये बात है जी कि मोदी को लाना चाहिए। मीनाक्षी लेखी, कैन वी से नरेंद्र मोदी इज न्यू अटल बिहारी वाजपेयी फॉर बीजेपी? Why should Narendra Modi be Atal Bihari Vajpayee? Narendra Modi is Narendra Modi, and comparing it with anybody else is making his stature less. हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं के साथ बनता है, मेहनत से बनता है, और हर एक की समय और दृष्टि अलग होती है। किसी को ये कहना कि किसी जैसा है, उसमें दोनों को छोटा करने वाली बात होगी। और नरेंद्र मोदी ऑल टाइम फेवरेट अटल बिहारी वाजपेयी से मैं उनका कंपैरिजन कर रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री हमारे जरूर रहे हैं और बहुत ही सक्षम नेता थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे वो उनसे कम थे। और हमारे यहाँ क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, बहुत लोगों के पास बहुत किस्म किस्म की क्षमता है। और इस समय नरेंद्र मोदी जी की जो क्षमताएं हैं वो उस मुकाबले का कोई दिखाई नहीं दे रहा देश भर में, ऐसा लोग मानते हैं। और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि किसी का भी अनफेवरेबल कंपैरिजन जो है वो गलत है। दोनों व्यक्तित्व के लिए हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ पैदा होता है और अपने व्यक्तित्व को घड़ता है समय अनुसार। और आज का जो समय है उसमें शायद नरेंद्र मोदी देश की पहल हो सकते हैं। और अगर आज जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अगर वैसा कोई व्यक्ति हो तो शायद वो देश के लिए नागवार होगा। जी, आपको क्या लगता है आलोक मेहता? नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि गुजरात में तो उपचुनाव हुए, उसमें 6 सीटों पे नरेंद्र मोदी की भारी जीत हुई और नीतीश हारे बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने मैसेज स्ट्रांग दे दिया है कि कहीं ना कहीं डोंट मेस विद मी, मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी और मेरे साथ अब आना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं है, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे थे कि कई दिनों से तैयारी चल रही थी। मैंने कराची पार्टी में जैसे होता है विचार विमर्श होता है, बाहर भी राय बनती है, तो उसकी तैयारी थी। लेकिन साथ में हम ये जोड़े कि देश चाहे मान रहा हो, शायद मीनाक्षी जी ने ध्यान नहीं दिया हो, वरुण गांधी जी ने कुछ दिन पहले श्री राजनाथ सिंह की तुलना भी अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में ही की थी पार्टी के लिए। आडवाणी जी ने भी कहा शिवराज सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के ही उनके कहना चाहिए उत्तराधिकारी की तरह से सामने है। इसलिए पहली बात तो ये कि, और ये मैं मीनाक्षी की बात से सहमत हूं कि अटल जी की तुलना नहीं की जानी चाहिए, और शायद नरेंद्र मोदी जी भी नहीं ये कहना चाहेंगे कि मैं खुद उनका उत्तराधिकारी हो सकता हूं, क्योंकि एक अटल बिहारी वाजपेयी का अपना व्यक्तित्व रहा है। असली समस्या मोदी जी के लिए यदि कुछ है तो भाजपा में ज्यादा है। कांग्रेस तो पता नहीं जो करे न करे, वो तो चुनाव में वैसे भी दिखाई देता है, दूसरी पार्टियां भी उतना नहीं कर पाती हैं। भाजपा में बहुत सारे लोग उनको नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्या रह गया? क्योंकि नहीं रहने अभी भी है। देखिए, प्रधानमंत्री अभी नहीं बने ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी इच्छा से, देखिए एक आडवाणी जी ने एक दाव फेंका था कि किसी तरह से एक अलग कमेटी बने, क्योंकि चुनाव के लिए एक अलग कमेटी यदि होगी तो निश्चित रूप से टिकट के बंटवारे में मोदी जी को और डायल्यूट हो सकता है। यदि आप चुनाव अभियान समिति में बनाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सके, तो उनकी मर्जी से कितने लोगों को टिकट मिलेगा। वरना होगा ये कि जब एनडीए की जरूरत होगी, चूंकि ये कॉन्फिडेंस किसी बीजेपी को नेता को नहीं है कि हमें 200 सीटें या 250 सीटें मिल रही हैं, जी कैलकुलेशन लगा के, मैंने सामने नहीं बोलेंगे मीनाक्षी जी, लेकिन बंद कमरे में जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो भी कहते हैं कि भाई अभी हमें एनडीए की जरूरत है। और ऐसे लिए उस बहाने से दूसरे नेता भी, और निश्चित रूप से सुषमा स्वराज भी उतनी ही काबिल है, यदि मोदी जी है उनसे ज्यादा वो भी हो सकती है, दावेदार वो भी हैं। इसलिए अभी उनको प्रधानमंत्री पद का
या अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प मानना शायद जल्दबाजी होगी। मीनाक्षी लेखी, यू वांट टू कमेंट समथिंग? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आलोक जी की बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अजीब सी सियासत दिखाई दे रही है और उसमें ये समझने की जरूरत है कि, और मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ तो इसलिए भाजपा के बिहाफ पे बोल रही हूँ, हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा ये हम तय करेंगे और समय अनुसार तय करेंगे। लेकिन आज भाजपा के हर नेता की, हर कार्यकर्ता की ये चाह है कि किसी तरीके से कांग्रेस को हटाया जाए जिसने देश के साथ गद्दारी की है और लगातार। मीनाक्षी लेखी, कैंपेन कमेटी का हेड अगर मोदी साहब को बनाया जाता है तो क्या डू यू थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है प्रधानमंत्री की ओर, प्रधानमंत्री पद की ओर? हम ये देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर कैंपेन कमेटी का किसी को हेड बनाया जाता है, हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार काम दिया जा रहा है और काम बांटा जा रहा है। एक व्यक्ति सबकी सब लोकसभा से खड़ा होगा, सबकी सब विधानसभा से खड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। हर एक का अपना अपना क्षेत्र है और हर एक की अपनी अपनी काबिलियत है, उसके आधार पर दिया गया है काम और उसी से आप एक वेल ऑयल्ड फाइटिंग मशीन बनाकर भाजपा को एकजुटता दिखाकर खड़ा करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री तय होगा। लेकिन आज आपको ये देखना है कि किसी का भी अनफेवरेबल कंपैरिजन, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि फूस में आग लगाने की कोशिश वो मेहता जी कर रहे हैं और उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। हमारे यहाँ मैंने नहीं बोला, ना तो काबिल लोगों की कमी वरुण गांधी ने बोला था, नेताओं की कमी है। वरुण गांधी जी ने बोला है, मैंने नहीं बोला। वरुण गांधी ने बोला, अच्छी देखिए अडवाणी जी ने बोला। क्यों सियासत कह रहे? सियासत आप करते हैं, हम लोग मीडिया के लोग हैं, हमारा काम तो आपकी बात को बोलना है। नहीं, आप भी सियासत कर रहे हैं। वरुण गांधी जी की निजी राय एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, अडवाणी जी की भी निजी राय थी। व्यक्ति है उनकी निजी राय क्या है? अडवाणी जी की बात को तो आप घुमा रहे हैं। अडवाणी जी ने तो 2012 दिसंबर के अंदर 3 दिसंबर को अगर आप आर्काइव में खोलने की कोशिश करें तो उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई प्रशासन नहीं चला सकता और ऐसे में सब मुख्यमंत्रियों को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए। आप लोगों ने उस पर तो कहानी नहीं की कि नरेंद्र मोदी जो है आडवाणी जी के फेवरेट है। आपको एक मौका चाहिए था, एक अनफेवरेबल कंपैरिजन आपने किया जब आडवाणी जी मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में खड़े हुए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं हिम्मत कि भाई आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश का चुनाव आगे है, आप शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ढंग से काम करो। आप उस भाषण को लेकिन तुलना अटल जी से कर दी, बड़ी बात हो गई, तुलना अटल जी से कर दी। अरे तुलना अटल जी से तो उन्होंने सुषमा स्वराज जी की भी की है और उसमें आपके नीतीश कुमार की भी की है। आप वो सारे भाषण देखिए। मतलब नीतीश कुमार आपके नहीं है? आज जो नहीं मेरे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जो स्थान आज आडवाणी जी का है वो एक पितामह, एक परिवार के हेड के रूप में है और कहीं ना कहीं वो अटल जी को मिस करते हैं एक कंपनी के रूप में, दोस्त के रूप में, एक नेता के रूप में और उनको हर नेता के अंदर, हर अच्छे व्यक्तित्व के अंदर उनकी छवि दिखाई देती है और वो जिसकी जो छवि दिखाई देती है उसकी सराहना कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ यूएस से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना होगा। मैं प्रणजय आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे पता है थोड़े क्रिटिकल होंगे लेकिन लेट मी पुट दैट वे। डू यू थिंक मोदी का कैंप, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट फाइनल है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाने जा रही है, डू यू थिंक मोदी का उदय हो चुका है और क्या नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी का फेस होंगे, ये हम माने? डू यू थिंक इट इज दैट इजी? देखिए, समय बताएंगे कि सचमुच नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री। लेकिन आप इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे? एक मिनट। जैसे आलोक जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री के पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं और समय बताएंगे कि सचमुच कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। एक मिनट, मीनाक्षी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसको बहुत कुछ अंदर में क्या हो रहे पार्टी के अंदर वो नहीं कह सकते, तो आप ऐसा भी उनसे ऐसा सवाल या ऐसा आपसे आशा भी नहीं करना चाहिए कि अंदर में क्या हो रहा है, क्या विवाद चल रहा है, क्या एक हिस्से क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, अलग बात है। मेरा कहना दो चीज है। देखिए, अगर
नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी का हेड बनने का तो संभावना बहुत ही है। और कुछ दिनों में गोवा में जब ये जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन हो रहा है शायद वहीं पे घोषणा हो सकता है। फिर भी ये मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का लीडिंग कैंडिडेट हो। एक मिनट ही माइट मेक वन स्टेप फॉरवर्ड, मगर अभी भी समय है। चुनाव अप्रैल 2014 में हो सकता जी ना, उससे पहले भी हो सकता है, मगर अलग बात है। मैं और कुछ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी लोगों का क्यों दुविधा है ये मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए एक लीडिंग कंटेंडर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो आशंका। पहला बात है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड एनडीए में रहेंगे कि नहीं, ये पहला बात। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, भारतवर्ष का पूरा जनसंख्या में हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति मुसलमान है और मैं समझता हूं कि 99.99% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर नरेंद्र मोदी उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। आलोक मेहता, इसीलिए मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का संभावना इतना मैं राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक दैट इज अ क्रिटिकल। बट योर टेक ऑन दिस। देखिए, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसमें ये कहना कि कौन सा वोट मुस्लिम देगा कि ब्राह्मण देगा राजपूत देगा, ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही। मेरा अभी भी यही कहना है कि उसके पहले आपको लगता है कैंपेन कमेटी का इंचार्ज करना मोदी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है? बीजेपी का भरोसा नरेंद्र मोदी पे बढ़ रहा है, दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी का भरोसा पहले भी था, संघ को भी थोड़ा सा, असल में उनको थोड़ा नियंत्रित रखने की कोशिश पार्टी कर रही है। मैंने कहा ना, उसको मीनाक्षी हर चीज को बुरा मानती है, वो अलग बात है। पार्टी में बाहर वालों को तो बोलने देना चाहिए कि भाई वो अपनी, उनको कोई जो समझ में आ रहा है वो लगता है। संघ के नेताओं से जितना मीनाक्षी जानती है, 71 से मैं भी संघ के गुरु गोलवलकर से मेरा परिचय रहा है, शायद तब मीनाक्षी जी उनसे मिलती हूँ, मुझे मालूम नहीं। इसलिए ये कहना संघ वालों से हमारी बात होती रही है, भागवत जी से बात होती रही है, तो नरेंद्र मोदी जी को कैसे नियंत्रित रखा जाए। रज्जू भैया भी थे, नरेंद्र मोदी जी जब यहां सचिव थे, मीनाक्षी जी तब नहीं थी। इसलिए ये ना कहें कि हम सियासत अंदर की समझते हैं और जनता को विश्वास में लेने का तरीका ये है कि आप बताएं कि गुजरात में भी मुस्लिम का समर्थन मोदी को मिला है, लेकिन पार्टी में जो लोग नाराज रहते हैं वो चाहते हैं, असली चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में रहे। अब वो कंट्रोल में जब आप सही आदमी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी विश्व हिंदू परिषद के नेता कई बार नाराज होकर अशोक सिंघल तक उनको आलोचना कड़ी करते थे। तो पार्टी में डेमोक्रेसी यदि है तो कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ विरोध करेंगे और उसी में से उस अमृत मंथन से ही अमृत निकलता है। इसलिए आप अंदर की लड़ाई को अभी तय नहीं हो सकता कि कौन कितना चाहे टिकट। मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं, यदि टिकट सही नहीं मिले तो नरेंद्र मोदी भी क्या जितवा सकते हैं। यदि टिकट ही दूसरे लोगों को दिए गए या दूसरे लोग के बजाय खाली मोदी जी की इच्छा से दिए गए तो हो सकता है दूसरे राज्यों में हार जाए। इसलिए स्वामी हमारे साथ आलोक मेहता काफी देर से बने हुए हैं, उनके पास में जाऊंगा। सुरेंद्र स्वामी साहब, आप तो मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से, आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर मोदी को आगे रखने का फायदा एनडीए को मिलेगा? वो तो मेरी राय है, तय करना है बीजेपी को। और मैं ये कहता हूं कि जो 7 पार्टीज हैं एनडीए में, उसमें 6 में तो कोई संदेह ही नहीं है। अब तो जेडीयू भी नरम पड़ गया है। अब तो जेडीयू भी नरम पड़ गया। आप यूएस में आप छुट्टियां एंजॉय करें, लेकिन यहां जेडीयू नरम पड़ गए। जेडीयू का आखिर में क्या करेगा ये इसका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परंतु मैं तो जानता हूं कि मेरे अनेक मित्र हैं जेडीयू में, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये टूटने तक जाना चाहिए। और बाकी जो 6 हैं वो तो मोदी के नाम पर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र स्वामी साहब, आप राजनीति को बड़ी भली बात ही समझते हैं। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनना, डू यू थिंक नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं? कैन वी से दैट, सुब्रमण्यम स्वामी? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कभी नहीं थे जी। और ये संतरा और सेब का जो कंपैरिजन आप करते रहते हैं, ये हो नहीं सकता। वो मीनाक्षी ने ठीक कहा, अलग अलग पर्सनालिटीज हैं और उनको ऐसी इस तरीके से तुलना करना गलत होगा। मैं ये कहूंगा कि मोदी को आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी नहीं बनाएंगे, उसको देश भर में यही मानेंगे कि ये सबसे अग्रसर है
यही सबसे काबिल व्यक्ति हैं, इसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जहां अमेरिका में आता हूं, योर चॉइस इज मोदी। आपकी चॉइस क्या है? आप भी एनडीए के घटक है सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी चॉइस क्या है? मैं मोदी को 1972 से जानता हूं, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे। तो मैं तो कहता हूं मेरा स्वागत होगा, मेरी बड़ी संतोष होगा। और मैं इसको आज भी कहता हूं कि अब इसमें विवाद क्यों जाना, जब तो मोदी आएंगे तो जयललिता आ जाएगी। आप तो तमिलनाडु की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं, जयललिता आ जाएंगी साथ, मोदी आएंगे तो? जयललिता नहीं आएगी तो उसका बेड़ा गर्क होगा, इसीलिए उसको आना पड़ेगा। आएगी चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, मैं नहीं कह सकता। जी, मीनाक्षी लेखी स्माइलिंग। मीनाक्षी लेखी? नहीं, मैं देखिए, स्वामी जी की जो प्रथम भाषा है वो अंग्रेजी है और तमिल या अंग्रेजी है, तो इसलिए वो हिंदी में जो शब्द का चयन करते हैं, इसलिए मुझे हंसी आई थी और कोई बात नहीं। जी मीनाक्षी लेखी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खासतौर पर जिस तरह से जेडीयू नरम पड़ रहा है, जिस तरह से अभी उपचुनावों में मोदी की जीत हुई। डू यू थिंक मोदी के साथ साथ बीजेपी राइजिंग भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं, देखिए, बीजेपी राइजिंग और मोदी कहीं ना कहीं एक इंटरडिपेंडेंस है दोनों का, तो वो दिखाई दे रहा है। और उसमें आपको एक चीज और समझनी होगी कि पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिक्स है उसमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है कि जो स्थिति है उसको संभालना, उसमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस तरीके से किस चीज पर अड़ना है, किस पर नहीं अड़ना है, फ्लो के साथ चलना है, फ्लो के खिलाफ चलना है, किस में फायदा है, किस में नुकसान है। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि सब राजनीतिज्ञ इस मामले में अधिकतर बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इस बात को आपसे मेरे से बेहतर समझते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर उस बेहतरी में कि इस समय देश की जरूरत क्या है, उस देश की जरूरत के अनुसार सब लोग अपने अपने निर्णय लेंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं मीनाक्षी लेखी, यहाँ पर ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और फिर हम आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति क्या होगी अगर मोदी खेबैया बन भी जाते हैं तो। शहर में कहीं भी जाना हो, बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव। देखना चाहेंगे आप? देखिए, presents Gore City Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. हम तो हिस्सा हैं गौरसंस परिवार का। आप भी आइए और गौर सिटी का हिस्सा बन जाइए। जी बिजनेस पर बड़ी बहस, बीजेपी कार्ड हटाने से पहले मोदी राइजिंग। भारतीय जनता पार्टी में मोदी का उदय क्या हो चुका है हम माने। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ी हुई है, हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी है, हमारे साथ पुरंजय गुहा ठाकुरता है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी जुड़े हुए हैं। आपके पास इस दौर में पुरंजय आना चाहेंगे, लेकिन बहुत कम समय है हमारे पास। क्विक रिएक्शन, क्या आपको लगता है मोदी के साथ चलने में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को आसानी होगी या फिर आपको लगता है कि टफ होगा? बहुत ही मुश्किल होंगे। नॉट जस्ट क्यों? दो कारण। वेरी टफ, क्योंकि असली बात है कि एनडीए के सबसे बड़ा हिस्सा क्या है भारतीय जनता पार्टी के बाद? जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार का क्या आशंका है? अगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाते हैं तो बिहार में जो 20% के आसपास जो मुसलमान लोग हैं जेडीयू के साथ रहेंगे कि नहीं, ये उनके सबसे बड़ा डर है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो उसी सवाल पे वो अच्छा वो साफ साफ नहीं कहेंगे। आलोक मेहता, जो पुरंजय ने बात छोड़ी उसी को मैं पकड़ता हूं। क्या आपको लगता है एनडीए माने तो माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को मनाना थोड़ा टफ होगा मोदी के लिए? खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो धीरे धीरे अब मान ही रहे हैं। एक बात जो पुरंजय कह रहे हैं वो सही है कि एनडीए, लेकिन एनडीए कब मानेगा? जब चुनाव के बाद
इसलिए मेरा ऐसा मानना है, जैसे जो नीतीश ने भी कल संकेत दिया, अभियान समिति के प्रमुख बनने तक तो उनको भी आपत्ति नहीं है। ज्यादा सीटें जब बीजेपी की आ जाएगी तब एक एक्सक्यूज होगा कि भाई भाजपा ही तो तय करेगी अपना नेता कौन हो। जनता दल यूं तय करेगा कि नीतीश जी नेता हैं कि शरद जी नेता हैं। यूं तो क्यों नहीं, कल जैसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार कई हो सकते हैं तो शरद यादव भी क्यों नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए कोई और क्यों नहीं, नवीन पटनायक क्यों नहीं हो सकते हैं, जयललिता सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके बहुत नजदीक है, वो भी बता सकते हैं, जयललिता भी कैंडिडेट हो सकती है। लेकिन उनको स्वीकार्य नरेंद्र मोदी शायद बीजेपी बड़े दल के नेता के रूप में, और इसीलिए अभी भी मैं कहूंगा मीनाक्षी जी के साथ, क्षमा याचना के साथ, कि सुषमा स्वराज भी बहुत अनुभवी हैं। यदि एनडीए को जरूरत होगी और नरेंद्र मोदी जी के बल पर उतनी सीटें नहीं आ रही होंगी या कम सीटें होंगी और सीटों के लिए जरूरत जब होगी तो हो सकता है कि इसीलिए पार्टी कहती है कि हमारे पास राजनाथ भी है, हमारे पास सुषमा जी भी हैं, हमारे पास अडवाणी जी भी हैं, हमारे पास मोदी भी है, और इसलिए एनडीए का फैसला चुनाव के बाद 200 सीटें आने पर नरेंद्र मोदी होंगे, 200 सीटें कम आने पर। मैं लास्ट वर्ड ले रहा हूं बिल्कुल मीनाक्षी लेकी, कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं को जो ऑफ द कैमरा कहते भी उनको डर लगता है मोदी से, क्यों? संक्षेप में आपका जवाब। नहीं, मैं ये देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल, वो जैसे काम करते हैं उससे डर लगता है, और वो बहुत नहीं। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि राजनीति का जो पहला लक्षण है वो महत्वाकांक्षा है और परस्पर कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में और बड़ी कंपेटिटिव स्पिरिट आपको चाहिए, और कंपटीशन में कोई बुराई नहीं है, फेयर एंड जस्ट कंपटीशन होना चाहिए, और जहां फेयर एंड जस्ट कंपटीशन नहीं है वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेमोक्रेटिक फेलियर है। और अगर सवाल का जवाब नहीं दिया प्रंजॉय गुहा साहब, मैं आपको सवाल का जवाब दे रही हूं लेकिन अपने तरीके से दूंगी। अगर उसमें उन्होंने कहा कि 20% जो मुस्लिम वोट है वो वोट मिलेगा या नहीं, तो उसमें मेरी बड़ी नम्र आपसे गुजारिश है, वो ये है कि 20% क्या आज की समय में नीतीश को मिलता है? आज भी 20% जो है वो टूटता है। और अगर आपको ये देखना होगा कि गुजरात के इलाकों में जहां पर 70% से अलग मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे बीजेपी जीती है, तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को इस तरीके से गलत तरीके से लेबल करना, एक व्यक्ति जो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है उसको, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं अपने तरीके से दूंगी, आपके लाइन पर मैं नहीं चलूंगी। जी चलिए, फाइनल वर्ड नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी पर कोई प्रश्न नहीं है और सुषमा स्वराज जी की काबिलियत पे भी कोई प्रश्न नहीं है जी। और आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि भाजपा अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार काम करेगी, अपनी योजना अनुसार काम करेगी, किसी और के प्रेशर में काम नहीं करेगी, और जहां तक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबका है वो सब आसपास आएंगे। फाइनल वर्ड फॉर मोदी जी। मैं ये कहूंगा कि ये जो मुस्लिम वोट की बात बार बार कहा जाता है, जब हिंदू की वोट में ध्रुव हो जाए और उसकी ध्रुवीकरण हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जो पास्ट हिस्ट्री है उसके अनुसार मुसलमान भी उसी को वोट देगा जो जीतने वाला है। जी चलिए, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी यूएस से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनाक्षी लेकी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। पुरंजय आलोक मेहता, प्लेजर हैविंग यू सर ऑन द शो, थैंक यू सो मच। ये थी बड़ी बहस जी बिजनेस की, जिसमें हमने आपको बताया आखिरकार मोदी का उदय कैसे हो रहा है। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपको फायदा। नमस्कार। घूंघट में देखिए पसंद कर लिया था। बेटी तुम भी कुछ बोलो इसके बारे में। जी आप बड़े ही अच्छे रंग लगाते हैं घर पर। एशियन पेंट्स अल्टेमा लगाओगे तो लोग सिर्फ घर के बारे में ही पूछेंगे। क्या आपको मंजूर है? प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रसिद्ध कपड़ा मिल मफतलाल के उत्तम क्वालिटी के बेडशीट और टॉवेल आपके शहर की सभी मुख्य दुकानों पर